भैया, भगवान के वास्ते नीचे उतरो। मेरी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन भैया को मुझ पे कोई तरस नहीं आ रहा था। वो बोले कि खामोशी से लेटी रहो, एक तो तुम ड्रामे बहुत करती हो। मैंने कहा भैया जरा नीचे तो देखो क्या हालत हो रही है। भैया ने कहा कि कुछ नहीं हुआ नीचे, मैं सब जानता हूँ। खाला जो पास बैठी हुई थी कहने लगी कि शोभा क्यों घबरा रही हो, बस अभी काम हो जाएगा। मेरी कश्ती पे मुकम्मल दबाव बना हुआ था और फिर भैया ने थोड़ा सा तरस खाते हुए दबाव कम किया और ट्रक को ऐसे ही आगे पीछे करने लगे। रगर बिल्कुल कश्ती के मुंह पर लग रही थी, जिससे मुझे मज़ा आने लगा। मैंने कहा भैया अब सही है, बस इसी जगह पे काम करते रहो। वो बोले कि अंदर जाने में क्या मसला है। मैंने कहा भैया सारा मसला ही वहाँ होता है। रोहित भैया का मूड पहले ही अच्छा नहीं था। मेरे मुसलसल बहाने करने और टालने से वो एकदम से गुस्से हो गए और पीछे हट गए और बेड पे जा बैठे। क्या हुआ भैया, नाराज हो गए हो क्या? मैं उठकर उनके पास जा बैठी और उनके कंधे पे हाथ रख के पूछा तो वो बोले जाओ बात मत करो मुझसे। तुमको ये भी मालूम नहीं कि भाई को खुश कैसे करना है। मैंने कहा भैया यार मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन पहली बार है और डर भी लगता है। भैया बोले कि ठीक है, फिर जाओ नीचे और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने आगे बढ़कर भैया के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको नाराज तो नहीं कर सकती ना, जो करना है करो, मैं अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी। भैया कहने लगे कि चलो ठीक है, लेकिन अब मैं आराम से सीधा लेटूंगा और जो करना है तुम खुद करोगी। मैंने मदद तलब नजरों से खाला की जानिब देखा तो वो बोली कि शोभा कुछ नहीं होता, मैं तुमको समझा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई आप लेट जाओ। फिर मैं उनके ट्रक पे सवार हो गई, लेकिन जाहिरी बात है कश्ती के अंदर तो अभी तक गया ही नहीं था। मैंने ऊपर ठीक से रखा और आहिस्ता आहिस्ता कश्ती का दबाव उस पे बढ़ाने लगी। खाला अब खुद भी मेरे पास आकर बैठ गई थी ताकि मुझे घबराहट ना हो। भैया बोले कि शोभा थोड़ा ज्यादा वजन डालो तो काम हो जाएगा। मैंने कहा भैया देखो बिल्कुल ऊपर बैठी हूँ और लग रहा है कि ट्रक थोड़ा सा अंदर भी चला गया है, तो बस 2 मिनट रुको काम हो जाएगा। खाला उठकर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी, उनके दोनों हाथ मेरे कंधों पे थे। खाला ने अचानक से मेरे दोनों कंधों पे दबाव डाला तो मेरा सारा वजन नीचे को चला गया और मुझे लगा कोई खूब मोटी चीज बंद गली की दीवारों से रगड़ खाती हुई आगे को निकल गई है। मेरा मुंह हैरत से खुल गया था। मैं उठने लगी तो खाला ने कहा शोभा अभी मत उठो, थोड़ी देर बैठी रहो। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा कि खाला मुझे लगता है काम हो गया है। खाला ने कहा हाँ शोभा तुम बिलाहिर जीत गई हो, ट्रक तकरीबन आधा गली में चला गया है। मैंने कहा क्या वाकई अभी तक आधा गया है? नेहा खाला ने कहा हाँ फिलहाल तो इतना ही गया है, लेकिन मुझे यकीन है गली की दीवार टूट गई होगी। मैंने पूछा कि इसका कैसे पता चलेगा? भैया ने कहा कि जब उठोगी तो पता चल जाएगा। मैंने कहा भैया बड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे उठने दो। खाला ने कहा बिल्कुल नहीं, आराम से ऊपर ही बैठी रहो। फिर भैया ने काम आगे बढ़ाया और ट्रक को हिलाना शुरू कर दिया। सड़क काफी छोटी थी, ट्रक बामुश्किल ही हिल रहा था, लेकिन ऐसे करने का फायदा ये हुआ कि ट्रक मुकम्मल तौर पे अंदर चला गया। मैं जिस काम से डर रही थी वो थोड़ी सी मुश्किल के बाद हो ही गया था। अब भैया ने जो मुझसे शफकत का हाथ उठाया और जमकर काम दिखाना शुरू कर दिया। उनको पता था कि अब जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मेरी आंखें बाहर आ रही थी, मैं चिल्ला रही थी। खाला ने अपना हाथ मेरे मुंह पे रखकर बामुश्किल मेरी चीखें रोकी हुई थी, वरना शायद नीचे अम्मी तक मेरी आवाज चली जाती। भैया को अब कोई रोकने वाला नहीं था
उनका ट्रक भले नीचे था, लेकिन ठुकाई ऐसी कर रहा था कि कमाल हो रहा था। ज़ाहिरी बात है भैया का तजुर्बा बहुत ज़्यादा था और मुझे उन्होंने ऐसा सुकून दिया कि मैं तो दिल से उनकी कदरदान हो गई। कुछ देर के बाद वो रुके और मुझसे बोले कि अब उठ जाओ। मैं समझी कि शायद उन्होंने बस कर दी है। मैं ट्रक से नीचे उतरी तो मुझे साफ पता चल गया कि गली की दीवारें टूट गई हैं। मैं थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन हाला ने मुझे तसल्ली दी कि ये सब तो होता ही है, तुम घबराओ मत, मुश्किल वक्त गुजर गया है, आगे मज़ा ही मज़ा होगा। मैंने कहा ठीक है हाला जान, लेकिन मैं गली को एक बार पानी से धोना चाहती हूँ, देखो कैसे सुर्ख हो रही है। रोहित भैया बोले कि ठीक है गुड़िया, तुम धो के आओ। मैं उठकर अपनी गली धोने चली गई। जब वापस आई तो भैया ने कहा आ जाओ, अब असल सफ़र शुरू करें। मैंने कहा भैया अभी मज़ीद करोगे? वो बोले कि गुड़िया अभी तो ठुकाई करनी है, फिलहाल तो मैंने रास्ता खोला है। मैं चुपचाप खड़ी हो गई। भैया मेरे पीछे आए। मैंने उनके कहने पर अपने दोनों हाथ आगे बिस्तर पर रख दिए तो कश्ती पीछे को निकल आई। भैया ने अब पीछे से हाथ संभाल लिया और इस बार ऊपर रखकर थोड़ा सा जोर लगाया तो थोड़ी सी कोशिश से ट्रक गली में दाखिल हो गया। भैया बोले कि लो जी, हमारी शोभा भी समझो तैयार हो गई है। अब वो कश्ती में डाले आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे कर रहे थे और मेरी कश्ती लहरों में हिचकोले खाती हुई आगे ही आगे जा रही थी। असल मज़ा तो अब आ रहा था। मैंने कहा भैया आप दुनिया में सबसे प्यारे हो। हाला मुस्कुरा के बोली कि लगता है शोभा को सफ़र करने का असल मज़ा अब आने लगा है। मैंने मज़ा लेते हुए कहा कि हाँ हाला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगी। हाला मुस्कुराने लगी और बोली कि तभी तो बार बार कह रही थी कि करवा घूंट भर लो, फिर सब आसान हो जाएगा। भैया का ट्रक अब तेज होता जा रहा था। मुझे कोई डर या खतरा नहीं था। भले भैया जितना भी जोर लगाते, जितनी भी रफ्तार बढ़ा देते, चंद लम्हे मजीद गुजरे तो मेरी ये हालत होने लगी कि जैसे मैं मज़े से ही मर जाऊंगी। भैया आप शोभा को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे ना? मैंने जुबान अपने खुश होठों पे फेरते हुए कहा तो भैया ने कहा शोभा मैं कभी भी अपनी शहजादी बहन को अकेली नहीं छोड़ूंगा। साथ ही भैया के ट्रक ने वो रफ्तार पकड़ ली जो कि घंटा पहले खाला के साथ थी। कमरा अब फिर बुरी तरह आवाज़ों से गूंज रहा था, लेकिन इस बार भैया के साथ वाली सवारी बदल गई थी। ट्रक वही था, सवारी नई बैठ गई थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इतना मज़े वाला सफ़र आज से पहले क्यों ना किया। मैंने कहा हाला जान अब कितनी खुशकिस्मत हो जो भैया के ट्रक पे चढ़कर सफ़र करती हो। हाला बोली कि अब तुम भी मेरे साथ शरीक होना तो अब मिलकर तुम्हारे भैया से खेला करेंगे। मैंने जज्बात में डूबी आवाज़ में कहा हाला जान हम दो हैं और भैया बेचारे अकेले, वो थक जाएंगे, हमें इनका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। भैया बोले शोभा फिक्र मत करो, तुम्हारा भैया इतना ताकतवर है कि तुम दोनों की ज़रूरत पूरी कर सके। बस भैया रुक जाओ, मेरी मंजिल करीब आ गई है, मैंने कराहते हुए कहा। लेकिन भैया ने अपनी रफ्तार कम न की और ट्रक बर्क रफ्तारी से मेरी हाईवे पे दौड़ता रहा और चंद ही लम्हों बाद मैं देर हो गई तो भैया भी उसी वक्त मंजिल पे पहुंच गए। उनका ट्रक झटके खाता हुआ रुक गया, लेकिन बाहर ना निकला। कुछ देर वो सुकून से मेरी कश्ती के अंदर ही रुके रहे, फिर बाहर निकालकर अलग हो गए तो मैंने देखा कि मेरी कटोरी पानी से बिल्कुल ऐसे ही भरी पड़ी है जैसे कि हाला का भरा था। मैं थोड़ा परेशान हो गई और हाला से कहा कि आप तो कहती थी कि भैया खाली हो गए हैं, लेकिन इन्होंने तो मेरी कटोरी भी भर दी है, देखो कैसे पानी बाहर तक टपक रहा है। हाला बोली कि शोभा फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता, तुम दर्जन बार कटोरी इस पानी से भरवाओगी तो फिर जाकर चांस होगा, 5-10 बार करवाने से कुछ नहीं होता। मुझे देख लो, तुम्हारे भैया ने 20 बार मेरी कटोरी भरी है, लेकिन आज तक मैं खाली पेट हूँ।
خالہ کی بات سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ میں نے بھیا کے رومال سے کٹوری رگڑ کر صاف کی، پھر بھی وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹپکنے لگتی تھی۔ بھیا اب سکون سے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ ہی ان کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ خالہ بھیا کے دوسری طرف لیٹ گئی، کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر بھیا بولے کہ شوبھا بتاؤ میرے ساتھ سفر کر کے مزہ آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا بھیا مزہ نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے نیہا خالہ سے پوچھا کہ خالہ جان آپ کو بھی ہر بار ایسا ہی مزہ آتا ہے کیا؟ تو خالہ نے کہا ہاں کئی بار تو اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا بھیا آپ بہت اچھے ہو، ہم دونوں کو کبھی چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ بھیا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن اسی وقت دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ پھر امی کی غصے سے بھری آواز گونجی کہ تم دونوں ابھی تک اندر کیا کر رہی ہو؟ ہم تینوں جلدی سے اپنا لباس درست کرنے لگے۔ میرا دل لرزنے لگا تھا۔ اس ناول کا اگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل حسن آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔